नमस्कार, आप सभी का मोहित गुरुजी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे की जाए। एसएससी एमटीएस का इंग्लिश जो सेक्शन है उसको लेकर काफी लोग डर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का इंग्लिश का क्या उपाय किया जाए। तो एमटीएस का जो इंग्लिश है वो काफी इजी है, इसी के लिए मैंने ये एक वीडियो लेक्चर शुरू किया है और इसमें मैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड सारे वीडियोज को अपलोड करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हम लोग जो सिलेबस है हम लोग का वो है कॉमन ईरर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। तो ये सब क्या है हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉमन ईरर। कॉमन ईरर जो है उसके लिए आपका ग्रामर का सेक्शन मजबूत रहना चाहिए। ग्रामर का सेक्शन मजबूत रहने का मतलब है जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, जो टेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो यदि आपका टेंस और पार्ट्स ऑफ द स्पीच यदि कंप्लीट है तो आप ये जो है कॉमन ईरर, इससे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। यानी कॉमन ईरर के लिए आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच का जितना ही पार्ट है वो और आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये 10 नंबर का है जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी करीब 10 नंबर का आएगा। कम ज्यादा हो सकता है ये 5 नंबर का पूछे, इनमें से कोई 10 नंबर का पूछ सकता है। तो मगर हम लोग एक जनरल व्यू लेकर चले तो ये कॉमन ईयर का 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, और फिल इन द ब्लैंक्स भी 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ये भी ग्रामर के सेक्शन से ही है। इसमें आपको खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, आपको वहां पे कुछ भरना है। जैसे कि अ फ्रॉग फेल, ब्लैंक दिया हुआ है द रिवर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। तो इसमें इनटू होगा, तो इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन यदि पढ़े हुए हैं तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी ग्रामर के सेक्शन से है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यदि आप ग्रामर पढ़ लेते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और कुछ कुछ चीजें कंडीशनल, तो ये सब चीज पढ़ लेते हैं तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये भी ग्रामर से ही है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं भी आगे सबका क्वेश्चन आपको शो करूंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन किसका होता है। उसके बाद है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, इसे सिनोनिम भी कहते हैं। सिनोनिम जैसे कि यदि हमको इम्पोर्टेंट कहना हो तो हम नेसेसरी भी कह सकते हैं, इसेंशियल भी कह सकते हैं। तो सिनोनिम याद करना पड़ेगा। तो ये आपका वर्ड के सेक्शन से आ गया कि यदि आपको वर्ड पावर स्ट्रांग है तो ये आप सिनोनिम बना सकते हैं। उसके बाद है अपोजिट या फिर एंटोनिम कह लीजिए। तो ये भी 3 नंबर का है, ये दोनों 3-3 नंबर के हैं। तो ये भी वर्ड के सेक्शन से आ गया। आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। जैसे गुड का एंटोनिम होता है बैड, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं लेक्चर बनाऊंगा सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर। ईडियम और फ्रेज, ये भी 3 नंबर का दिया हुआ है। ईडियम फ्रेज मेरे अनुसार तो सबसे अधिक आसान होता है। जैसे कि ईडियम कोई भी, जैसे कि रेड लेटर डे कह रहे हैं तो रेड लेटर डे यानी कि खास दिन होता है। तो रेड मतलब खास चीज, हम लोग रेड से उसका साइन लगा देते हैं। तो ये सब तो जनरली बन जाता है। टाई अप शूज, जूते टांग देना मतलब कोई काम छोड़ देना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, किसी भी चीज को उल्टे तरीके से करना। आप गाड़ी को आगे लगा दिए घोड़े के, इसका मतलब क्या, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो किसी काम को गलत तरीके से करना। तो ये इडियम फ्रेज तो काफी इजी होता है, इसे पढ़ते ही कोई भी समझ सकता है। आप इसे एक बार केवल रीड भी कर लेंगे तो आपका इडियम फ्रेज एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि सबको बस समझना होता है इडियम फ्रेज को। तो ये भी 3 नंबर का है। इम्प्रूवमेंट, ये ग्रामर से है। इम्प्रूवमेंट में क्या करना होता है, आपको सेंटेंस में एक डार्क में लिखा हुआ रहेगा कोई पार्ट, आपको देखना है कि वो सही है या फिर उससे अच्छा एक्सप्रेशन कोई और वर्ड दे रहा है। जैसे कि लिखा हुआ है नॉट एनीथिंग, ओके, आई डिड नॉट एनीथिंग। तो नॉट एनीथिंग की जगह नथिंग ज्यादा सही है, क्योंकि नॉट एनीथिंग को मिलाने पर नथिंग बनता है। तो ये उससे अच्छा एक्सप्रेशन है, थोड़ा सुटेबल लग रहा है, तो हम वहां पर नथिंग लगाएंगे। तो ये ग्रामर के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कहाँ पे कौन वर्ड ज्यादा सुटेबल है। आपको 2-4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन वहां पे सही, जैसे लगेजेज लिखा हुआ रहेगा तो वहां पे लगेज लगाएंगे। तो ये भी ग्रामर में पढ़ना पड़ता है। मैं भी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है, इसमें आपको देखना है कौन ज्यादा सुटेबल है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, उससे नहीं हो रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट नीचे में रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे कहते हैं कि जो कभी मर नहीं सकता उसे अमर,
तो वैसे ही इंग्लिश में आपका कुछ वर्ड का ग्रुप रहेगा, उसको एक वर्ड में आपको डालना है। जैसे कि कोई चीज यदि 2 साल पे होता है उसे क्या कहेंगे, जो महिलाओं मतलब महिला का पक्ष लेता है उसे क्या कहेंगे, जो किताब से प्यार करता है उसे क्या कहेंगे, जैसे कि जो बुक का लवर होता है उसको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो अनेक शब्दों को एक शब्द से हम लोग बदलाते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग देखने वाले हैं। तो 1 वर्ड सेक्शन, इसे 5 नंबर के आते हैं। ये वर्ड के सेक्शन में आपको पढ़ना होगा। करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग किसका सही है। तो स्पेलिंग सही के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रीडिंग स्किल जो है उसको सुधारनी पड़ेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है उसी को पढ़िए। पूरा न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आप बोरिंग हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए और उसको रीड कीजिए, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है उसको पढ़िए उसमें रोज। इससे रीडिंग स्किल से क्या होगा कि स्पेलिंग के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, स्पेलिंग ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। आपको खुद देखने में लग जाएगा कि सुटेबल या सुटेबल नहीं है। तो स्पेलिंग के लिए है तो आप वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। तो ये भी वर्ड के सेक्शन में आ गया। पैसेज, पैसेज क्या है, पैसेज एक प्रकार से सबसे आसान है। पैसेज में आपको सब कुछ दिया रहता है, बस आपको उसी के अनुसार उसमें भर देना है या फिर आंसर दे देना है। पैसेज जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें आपका ग्रामर चाहिए, क्योंकि पैसेज का आंसर देते वक्त कभी केवल एक वर्ड नहीं देखते हैं, उसके आगे पीछे सब देखते हैं कि आगे में कैसा था, फिर उस जहाँ पे खाली स्थान है फिर जो भी नंबर दिया है वहां पे उसके बाद कैसा है, उसके अनुसार सुटेबल वर्ड वहां पे कौन सा रहेगा, नाउन का फॉर्मेट रहेगा, वर्ब का फॉर्मेट रहेगा, वहां पे कौन सा सुटेबल फॉर्म सही रहेगा। तो ग्रामर जरूरी होता है इसके लिए, पैसेज के लिए। तो ये भी ग्रामर के सेक्शन में ही आ गया। तो करीब हम देखें तो 30 नंबर जो है वो ग्रामर से आ रहा है और 20 नंबर जो है वो वर्ड से आ रहा है। यानी जो हमें तैयारी करनी है वो ग्रामर की अधिक करनी है और वर्ड्स की करनी है, मगर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है ग्रामर। और ग्रामर के सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ड तो है कि इनकी कोई कमी नहीं है, वर्ड भरे हुए हैं, आप जो पढ़ेंगे हो सकता है वो ना आए, मगर यदि आप ग्रामर सीख जाते हैं तो ये तो आना है ही आना है। इसी को चाहे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, सीधे पूछ सकता है, घुमा कर फिर अगर कैसे पूछेगा, मगर आप ग्रामर सीख गए तो उसका आंसर दे ही देंगे। मगर वर्ड है ये याद किए, दूसरा पूछ सकता है। तो ग्रामर पे आपको मेन फोकस करना है। तो ग्रामर पे मैंने अभी टेंस के ऊपर वीडियोज बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, और टेंस के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो टेंस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर कंडीशनल, इस तरह यदि हम 2-3 चीज सीख लें ग्रामर में तो फिर ग्रामर के लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ग्रामर बहुत इजीली बन जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, नाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रामर मजबूत करना हम लोग को। और वर्ड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उन्हें याद करते जाएं। काफी आसान होता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, यदि आप याद कर लेते हैं, आपको ऑप्शन जो है उसमें 2-3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है उसको आप नहीं पढ़े, मगर 2-3 पढ़ा हुआ रहेगा तो जो चौथा ऑप्शन बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान है, बस आपको समझना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं कॉमन एरर के बारे में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग देखते हैं। जैसा कि मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि कॉमन एरर के हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें कहीं एक गलती है, उस एरर को हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पे गलती है। 1 of the girls in my class have a car। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें कहाँ पे गलती है। 1 of the girls मतलब लड़कियों में से एक, ठीक है। in my class मेरे क्लास में, have मतलब होता है पास, और कार मतलब कार है, मतलब कि मेरे क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से एक के पास कार है। तो यहाँ पे 1 of the girls, यहाँ पे s लगा हुआ है, ये सही है कि नहीं। तो ये 1 of the जो होता है उसके बाद का ये जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी 1 of the है मतलब कि से एक, तो लड़कियों से एक, तो 1 of the के बाद यहाँ पे प्लूरल ही आता है, तो ये तो सही है। इन माई क्लास, तो यहाँ पे इन लगा है माई क्लास के लिए प्रीपोजिशन इन, तो इन माई क्लास मतलब मेरे क्लास में, तो इन प्रीपोजिशन भी सही है। तो यहाँ पे ये भी सही है। 1 of the है तो उसके बाद प्लूरल ही आएगा, तो प्लूरल लिखा हुआ ये भी सही है। इन लगेगा वो भी सही है, क्लास के आगे इन लगता है प्रीपोजिशन। हैव, तो यहाँ पे देखिए लड़कियों में से एक के पास कार है, तो सब्जेक्ट कितना है, एक सिमिलर है, तो सिमिलर के साथ हैव नहीं हैज लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा।
ये हम लोग को पढ़ना है, ग्रामर के सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पढ़ना है आपको। बट यहाँ पे जब आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आप नहीं फाइंड आउट कर पाए होंगे, मगर सीखने के बाद आप ग्रामर इसे पकड़ सकते हैं आप। तो वन ऑफ द गर्ल्स ये सही है, इन माई क्लास सही है, हैव की जगह यहाँ पे हैज होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, लड़कियों में से एक के पास कार है, तो जब सब्जेक्ट सिमिलर हो तो हैज लगता है, तो यहाँ पे हैज लगेगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि बी में गलती है। तो जो भी हम लोग का 4 ऑप्शन रहेगा उसमें बी में टिक मार देंगे। यदि कोई गलती नहीं होता है इसमें तो डी में टिक मारते हैं, नो एरर में। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम इंडियन मीडिया। मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड ने इंडियन मीडिया में बहुत सारा अटेंशन लिया। मीडिया में हमेशा क्रिकेट का कोई ना कोई चीज या बॉलीवुड का कोई ना कोई चीज छाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कितना है? 2, एक क्रिकेट और एक बॉलीवुड। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो क्या लगता है? V1 लगता है। तो यहाँ पे गेट्स नहीं होगा, क्या होगा? गेट होगा। V1 लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, यहाँ 5th फॉर्म लगाया हुआ है। तो ये मैंने टेंस के वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गेट्स की जगह क्या होगा? गेट V1 होगा। V1 क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, यानी कि इसमें बी जो है वहां पे गलती है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? बी। तो इसमें कॉमन एरर के क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना हम लोग को? कुछ भी नहीं, आपके पास बस ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत वर्ड पावर भी होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के खाली जगह होता है, आपको एक सुटेबल वर्ड भरना होता है। चिल्ड्रेन शुड ओबे, यहाँ पे एक ब्लैंक दे दिया है पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इन चारों में से? दे, माइन, देम, देयर। तो चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल शब्द है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। और जब भी किसी प्लूरल के बारे में हम बतलाते हैं और यहाँ पे पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पे किसी का कोई पॉजिटिव केस रखना है, क्योंकि बच्चों को बात माननी चाहिए उनके पेरेंट्स की। तो उनके यानी कि यहाँ पे पोजेज, यहाँ पे एक अधिकार से हो रहा है कि उनके पेरेंट्स की। तो जब चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल है और इसका हमको पॉजिटिव केस दर्शाना है तो हम उपयोग करेंगे देयर का, क्योंकि चिल्ड्रन को एक से अधिक हो गया तो हम इसको दे मानते हैं और दे का पॉजिटिव केस होता है देयर। तो इसका आंसर होगा देयर। अब इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए प्रोनाउन। यदि आप प्रोनाउन पढ़े हुए होते हैं तो आपसे ये ऑटोमेटिक बन जाता है। प्रोनाउन कहाँ से आता है? तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब लाइन से आपको पढ़ना होगा और काफी डिटेल में पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना होगा। सो चिल्ड्रन यहाँ पे चूंकि प्लूरल था तो प्लूरल को हम लोग दे माने सब्जेक्ट को, क्योंकि प्लूरल कोई भी रहे उसको दे मान के चलते हैं। और जब उनका पॉजिटिव केस कोई अधिकार दर्शाना था, कोई रिलेशन दर्शाना था कि उनके पेरेंट्स, तो रिलेशन दर्शाने के लिए चिल्ड्रन का यानी दे का पॉजिटिव केस लगाए जो कि था देयर। तो इस प्रकार हम लोग बना लिए दे, देयर। दे क्यों? क्योंकि एक से अधिक है इसलिए दे मान लिए इनको। इनका रिलेशन दर्शाना, किसी रिलेशन दर्शाने के पॉजिटिव केस दे का होता है देयर, इसी कारण यहाँ पे देयर लगाया गया। ये हो गया, बन गया हम लोग का आंसर, यहाँ पे होगा इसका बी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग ब्लैंक यस्टरडे, यानी कि एक बच्चा जो है वो मिसिंग है, गायब है, खाली स्थान यस्टरडे यानी कल से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इस ब्लैंक में? 4 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या बाई होना चाहिए या सिंस होना चाहिए? तो जब आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये पढ़ना है कि जब भी कोई डे हो या डेट हो, ईयर हो, जब भी किसी का नाम दे दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे यस्टरडे नाम दे दिया है, यस्टरडे डे का नाम दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे, टीचर्स डे। तो जब भी किसी डे का नाम दे देता है, डेट का नाम दे देता है तो लगता है सिंस। क्या लगता है? सिंस। तो यहाँ पे सिंस यस्टरडे होगा। और जब नाम नहीं देता है, पॉइंट नहीं देता है, एक पीरियड देता है, तब लगता है 4। जैसे कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पीरियड दिया गया, एक अवधि दिया गया कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक अवधि है कि 10 साल का एक पीरियड है, उसी समय से पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि कब से पढ़ा रहा हूँ, बस एक पीरियड दिया गया है, तो पीरियड में लगता है 4।
मगर यदि पॉइंट रहता कि मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ, तो एक पॉइंट बदला दिए, समय का जो भी था नाम बदला दिए, एक पॉइंट बदला दिए कि हाँ इस समय से, तो उसमें लग जाता सिंस, क्योंकि पॉइंट बदला दिया गया कि इस समय से। मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो एक पॉइंट बदला दिए कि हाँ जनवरी से बदला है, तो जनवरी में क्या लगता है, सिंस, क्योंकि पॉइंट में क्या लगता है, सिंस लगता है। अब वही हम बोलते हैं कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई पॉइंट नहीं बताया गया, बस एक अवधि बदलाई गई, एक पीरियड बदला गया 6 महीने का। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब में एक पीरियड है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 घंटे से, 10 साल से, तो ये सब जो भी पीरियड होता है उसमें 4 लगता है। मगर मैं कहूँ कि मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, मैं मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब में हम लोग का सिंस लगेगा, पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे यस्टरडे चूंकि दे दिया है एक पॉइंट, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो यहाँ पे सिंस यानी कि डी आंसर हो गया। इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स जो है ग्रामर की मदद से हम लोग बना सकते हैं। वर्ड पावर तो थोड़ा बहुत समय चाहिए, बट मेन नॉलेज जरूरी है आपको ग्रामर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम के बारे में। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम मतलब कि शब्द जो है वो अलग अलग हो सकता है वर्ड, मगर उनका मीनिंग एक ही होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि ये बहुत इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है। इंग्लिश बहुत इसेंशियल है, मतलब जरूरी है। इंग्लिश बहुत नेसेसरी है, मतलब जरूरी है। तो सब कहने का मतलब जरूरी ही है, तो मीनिंग सबका सेम है, बट स्पेलिंग सबकी अलग अलग है। इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, इसेंशियल, तो यही है हम लोग का जो सिनोनिम जो है वो यही चीज है। मीनिंग एक रहना चाहिए, वर्ड भले ही अलग हो। तो अब हमको पहचानना है कि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है स्प्यूरियस, तो स्प्यूरियस का सिनोनिम क्या होगा या फिर इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। मान लीजिए कि हमको स्प्यूरियस वर्ड का उपयोग नहीं करना है, तो इसके जगह हम इनमें से कौन सा वर्ड उपयोग कर सकते हैं? तो अल्टरनेटिव कहिए या सिनोनिम कहिए, क्या होगा? तो सबसे पहले स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? स्प्यूरियस मतलब होता है कोई भी चीज जो डुप्लीकेट हो, जाली हो। जैसे कि आप लोग चाइना का फोन देखते होंगे, उनमें कोई कोई में लिखा होता है सैमसंग, नोकिया, तो वो ओरिजिनल सैमसंग नहीं होते हैं, वो सैमसंग के डुप्लीकेट होते हैं। फिर एप्पल, तो एप्पल के डुप्लीकेट होते हैं वो, तो उसे हम लोग कहेंगे स्प्यूरियस फोन। ओके, स्प्यूरियस मतलब ठीक है उसी का डुप्लीकेट, जाली, नकली कोई भी चीज, स्प्यूरियस नोट, ठीक है। तो स्प्यूरियस मतलब होता है नकली या फिर जाली। तो अब इसके जगह कौन सा वर्ड का हम उपयोग कर सकते हैं? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब होता है खास, तो खास तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। फेक मतलब होता है नकली, जाली, तो फेक इसके लिए एक सुटेबल वर्ड है। फिक्शनल, फिक्शनल मतलब होता है कि एक काल्पनिक चीज, कहते हैं ना, एक फिक्शनल स्टोरी मतलब एक काल्पनिक स्टोरी, या फिर जानबूझ के गढ़ा गया स्टोरी, तो वो फिक्शनल हो गया। जो भी कल्पित हो, कल्पना का चीज हो। ट्रू मतलब सच्चाई, सच, तो इसमें हमको तो एक ही वर्ड सुटेबल लग रहा है, वो है फेक। तो स्प्यूरियस का बेस्ट अल्टरनेटिव कौन होगा? फेक, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे, लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? तो लेटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि छुपा हुआ हो, गुप्त हो। जैसे कि लेटेंट स्टोरी, छुपा हुआ स्टोरी, ठीक है। लेटेंट न्यूज, छुपा हुआ न्यूज। यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें तो ये सब वर्ड आप काफी कॉमन लगेगा। तो लेटेंट, अब इसके लिए यानी गुप्त चीज के लिए कौन सा इनमें से अल्टरनेटिव सही रहेगा? पहला है ऑब्स्ट्रक्ट। तो ऑब्स्ट्रक्ट, ये जो ऑब्स है, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज को रोकना। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी रुकावट होता है। तो आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो ये सब चीज तो काफी सिंपल है कि ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है कि रुकावट, कोई भी चीज का ऑब्स्ट्रक्शंस लिखा रहता है। इंग्लिश का बुक वगैरह पढ़ने का आप हैबिट डालिए, तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रुकावट। तो ये तो छुपा हुआ के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब क्या? भ्रमित हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूज, भ्रमित। हिडन मतलब छुपा हुआ, तो ये तो बिल्कुल इसी का सेम अर्थ दे रहा है, यानी कि ये सिनोनिम है, ये एक अल्टरनेटिव इसका है। एक्सपोज, एक्सपोज मतलब होता है खुलासा करना। जैसे कि कोई भी घोटाला होता है, वो छुपा रहता है, कोई आदमी उसका पर्दाफाश कर देता है, तो कहा जाता है कि उसने इसे एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज मतलब किसी का खुलासा, कोई आदमी गलत कर रहा है, किसी ने उसको एक्सपोज कर दिया, उसकी गलतियों को सबके सामने ला दिया, तो खुलासा कर दिया। तो छुपा हुआ के लिए तो इसमें से केवल यही है, हिडन। सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव तो यही है, आपको बेस्ट अल्टरनेटिव बदलाना है, तो हिडन यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सिनोनिम का जो भी क्वेश्चन है, आप अपनी रीडिंग स्किल को सुधार कर सिंपली बना सकते हैं।
अब हम लोग एंटोनिम देखने वाले हैं। एंटोनिम क्या होता है? जस्ट अपोजिट। जैसे कि कैसे लंबा का होता है नाटा, उसी प्रकार इंग्लिश में भी एंटोनिम हम लोग को पढ़ने हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मैंने कुछ एंटोनिम का कुछ यानी अपोजिट शब्द का कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे प्लमेट। प्लमेट का इसमें एंटोनिम क्या है? पहले प्लमेट का हमको मीनिंग समझना पड़ेगा। प्लमेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी चीज का तेजी से नीचे गिरना, उसी को प्लमेट कहा जाता है। कोई भारी चीज हो, कुछ भी हो, तेजी से नीचे गिर रहा हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें ढूंढना है कि प्लमेट का एंटोनिम क्या होगा। स्टेजनेट। स्टेजनेट मतलब होता है कोई भी चीज का स्थिर हो जाना। स्टेज कैसा होता है? स्थिर। तो स्टेजनेट मतलब स्थिर होना। फॉल मतलब होता है गिरना किसी भी चीज का। सोर मतलब होता है तेजी से ऊपर चढ़ना। और इक्वेट मतलब होता है बराबर करना किसी भी चीज को। तो प्लमेट मतलब तेजी से नीचे गिरना का अपोजिट क्या होना चाहिए? सोर, यानी तेजी से ऊपर चढ़ना। तो ये हमारा सी आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है हमेशा बदलने वाला। इस होता है ना वोलाटाइल मेमोरी, कंप्यूटर में हर बार बदल जाने वाला मेमोरी। तो वोलाटाइल मतलब बदलने वाला। तो इसमें से कौन सा इसका एंटोनिम होना चाहिए? फ्रेश मतलब ताजा होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टेबल मतलब स्थिर होता है। एंग्री मतलब गुस्सा। फेवरेबल मतलब अनुकूल। जैसे कि ये जो प्लेस है हम लोग का फेवरेबल प्लेस है, अनुकूल है, हम लोग यहाँ पे जीवित रह सकते हैं, हम लोग को सुटेबल है, तो फेवरेबल। फेवरेबल नहीं होता है, वहां पे नहीं जी सकते हैं, बहुत ठंडा मौसम है, बहुत गर्म मौसम है, तो कहते हैं अनफेवरेबल। तो यहाँ पे फेवरेबल मतलब अनुकूल, गुस्सा, ताजा और स्थिर। तो वोलाटाइल का एंटोनिम क्या होगा? वोलाटाइल मतलब बदलने वाला बार बार, और इसका मतलब होता है स्थिर, नहीं बदलने वाला। तो बी आंसर होगा। सो आपको एंटोनिम में बस कुछ नहीं करना है, जस्ट उसका अपोजिट वर्ड पहचानना और लिखना है। तो इसके लिए आपको वर्ड का सेक्शन मजबूत रहना चाहिए, आपकी वर्ड पावर रहनी चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम आपको याद करना चाहिए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है इडियम और फ्रेज के ऊपर। इडियम और फ्रेज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, He turned a deaf ear to my advice. Advice एक नाउन है, यहाँ पे यदि एस लगा देते हैं एडवाइस, उसका वो एक वर्ब होता है, तो वो भी आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो he turned a deaf ear to my advice. टर्न और डीफ ईयर जो है वो आपका अंडरलाइन किया होगा या फिर डार्क अक्षर में लिखा होता है, टर्न और डीफ ईयर। तो इस इडियम का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी की बात को सुनना मगर सुनकर नजरअंदाज कर देना। डीफ ईयर, डीफ मतलब क्या होता है? बहरा, कान को बहरा बना लेना। टर्न और डीफ ईयर मतलब कान को बहरा बनाना, सुन रहे हैं मगर उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इसमें से इसका अर्थ क्या होगा? इडियम का अर्थ लिखना है। डिड नॉट हियर, नहीं सुनना। डिसरिगार्डेड, नहीं मानना। रिगार्ड मतलब मानना होता है, डिसरिगार्डेड मतलब नहीं मानना। डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसको नहीं समझना, या फिर एक्सेप्टेड, मान लेना। डिड नॉट हियर, ये होगा कि नहीं? नहीं सुनना, नहीं, ये नहीं होगा। सुन तो रहे हैं ही हम, बस उसकी बात को मान नहीं रहे हैं। डिसरिगार्डेड, नहीं मानना, ये होगा। डिड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझना, समझ तो रहे हैं ही, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मगर हम मान नहीं रहे हैं, तो डिसरिगार्डेड नहीं होगा। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड थोड़ी ना, हम उसको थोड़ी ना स्वीकार किए हैं, तो इसका आंसर होगा डिसरिगार्डेड, मतलब नहीं मानना। तो टर्न और डीफ ईयर का मतलब ये होता है, तो इडियम का अर्थ ये है। द प्लेन टुक ऑफ एट 16 आवर्स, यानी कि प्लेन जो है टुक ऑफ, टेक ऑफ का पास्ट फॉर्म होता है टुक ऑफ, यानी होता है कि ऊपर चले जाना, फ्लाइट का उड़ना। तो इसका क्या होगा अर्थ? ब्रोक इनटू पीसेस, टूट जाना, ये तो होगा नहीं। लेफ्ट द ग्राउंड, ग्राउंड को छोड़ देना, हाँ यही तो होगा। पुल्ड अवे, आगे खींचना, नहीं। रैन डाउन, नीचे जाना, नहीं। तो ये सब नहीं होगा, हम लोग का आंसर होगा लेफ्ट द ग्राउंड, यानी कि जमीन को छोड़ देना। होता है ना टेक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ कर रही है यानी ऊपर जा रही है, तो टेक ऑफ का पास्ट फॉर्म टुक ऑफ लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि लेफ्ट द ग्राउंड। सो आप समझ गए कि इडियम और फ्रेज में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये इडियम था, ठीक है, ये इडियम था, और ये फ्रेज है। वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन आता है तो उसे फ्रेज कहा जाता है।
कि किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन दे दिया, तो ये फ्रेज है और ये तो इडियम है, कहावत के ऊपर है। जैसे हम लोग बहुत सारे कहावत बोलते हैं ना, नाचे ना आंगनवा टेर, तो बहुत तरह तरह कहावत, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स एंड मेनी एग्जाम्पल्स हैं कहावत के। सो ये कहावत पे होता है और ये किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा के होता है। तो मैंने दोनों से क्वेश्चन बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। पहला है हमारा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या देखा जाता है कि मीनिंग जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे ये जो है ये आपका थोड़ा डार्क में लिखा हुआ रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, और कहा जाएगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए यदि इम्प्रूवमेंट हो सकता हो तो, यानी कि किसी न किसी प्रकार से थोड़ा गलत होगा, सुटेबल नहीं होगा और आपको इसको सही करना है। मगर कभी कोई पहले से ही सुटेबल होता है तो नो इम्प्रूवमेंट का आंसर देते हैं हम लोग कि पहले से ही सही है, इसमें और कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं इम्प्रूवमेंट का क्या क्वेश्चन है। ही कैरिड ऑल हिज लगेजेज टू द एयरपोर्ट। मतलब कि कैरी मतलब होता है ढोना, तो ये अपना जितना भी लगेज है ढो के ले जाता है एयरपोर्ट पे। तो आप जब नाउन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आपको पता होगा कि लगेज जो है वो प्लूरल शब्द है और किसी प्लूरल में एस या एस लगाकर उसको फिर से प्लूरल नहीं किया जाता है। जैसे कि मैं कहूं आपको वुमेन, वुमन मतलब होता है एक महिला और वुमेन कहने का मतलब होता है एक से अधिक महिला। तो इसमें एस लगाने का क्या कोई हम लोग का क्या ये जरूरी है? ये तो गलत हो जाएगा। तो जो प्लूरल शब्द होता है उसे फिर से प्लूरल नहीं करते हैं। तो ये जो लगेज है इसका मतलब ही होता है बहुत सारा सामान, तो इसको प्लूरल नहीं किया जाता, ये गलत है। तो इसके जगह पे ये इम्प्रूवमेंट करेगा इसका लगेज, तो ये सही है। बैग एंड बॉक्सेस थिंग्स ये सब नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, लगेज इसका आंसर होगा। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है क्योंकि आप समझ गए होंगे अब इसका मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। तो अ रेमेडी ऑफ ऑल इल्स, रेमेडी मतलब हुआ किसी भी चीज का इलाज, ऑफ ऑल इल्स, इल्स मतलब होती है बीमारियां। तो जो सब बीमारी का इलाज उसे क्या कहते हैं? सारी बीमारियों का इलाज। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो अलग दवा हो गई। अल्कोहल शराब, शराब सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, खुद बीमारी है। पैरासीटामोल ये भी दवा हो गया। पैनेसिया, पैनेसिया हमारा करेक्ट आंसर है। पैनेसिया मतलब होता है रामबाण इलाज, रामबाण इलाज मतलब जो हर चीज का इलाज हो उसे कहते हैं पैनेसिया। तो जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे तो उसमें आपको ये वर्ड, ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो पैनेसिया मतलब होता है जो सारा बीमारी का इलाज हो। सो दिस इज द आंसर एंड नाउ करेक्टली स्पेल्ड। तो अब स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैंने बताया था कि स्पेलिंग से पूछा जाएगा कि स्पेलिंग कौन सी सही है। तो ये आपके रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, उसी से आपका रीडिंग स्किल से आपको पता रहेगा कौन सुटेबल है कौन अनसुटेबल है। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बहुत लोग को नहीं पता होती है। इसमें लिखा हुआ MATH MATICS, MATHA MATICS, MATHE MATICS, MATHA MATICS, इसमें से कौन सही है मैथमेटिक्स का स्पेलिंग? तो इसमें से सही है MATHE MATICS, मैथमेटिक्स, ये सही स्पेलिंग है। MATHE MATICS। सो मैंने सबसे एक एग्जाम्पल लिया है, एक इम्प्रूवमेंट से क्या करना है, ग्रामर या फिर वर्ड के अनुसार जो ज्यादा सुटेबल हो। अब कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो होता है उसी का फिर से यहाँ पे भी दे देता है उसी टाइप का, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उसमें हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो पहले ही से सही है तो नो इम्प्रूवमेंट मार देते हैं। तो पहले सही हो तो नो इम्प्रूवमेंट, गलत हो उससे ज्यादा सुटेबल कोई और हो तो उसे हम लोग टिक मार देंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको याद करना पड़ेगा, फिर जनरल आपको पता ही होता होगा, साइंस वगैरह से क्वेश्चन आता है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड किया अनेक सब जैसे कि जो भी हम लोग का प्लानिट वगैरह घूम रहा है अर्थ के चारों ओर या फिर सोलर सिस्टम के चारों से क्या कहते हैं, ऑर्बिट में सब घूमता है, तो सब इससे जनरल क्वेश्चन होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। करेक्टली स्पेल्ड, इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पैसेज के ऊपर आने वाले क्वेश्चन के बारे में कि पैसेज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है हमें समझकर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप पैसेज को पूरा पढ़ लें उसके बाद आंसर दें, क्योंकि आप यदि हर बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज से आंसर ढूंढेंगे तो आपको बार बार पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा।
तो पहले आप एक बार पैसेज को पूरी तरीके से पढ़ लें, फिर जो भी क्वेश्चन है उसके अनुसार उसको सॉल्व करते जाएं। अब देखिए मेरा एक पैसेज है, मैं पहले उसे पढ़ता हूँ। छोटा सा मैंने पैसेज लिया है, 2 ही क्वेश्चन डील किया है। आई एम 40 years old, rather tall, and I have blue eyes, dash, long black hair, full stop. I wear खाली स्थान clothes as I teach students in a relaxed atmosphere। तो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, वहां पे क्या भरना है हमें देखना पड़ेगा। तो आई एम 40 years old, मैं 40 साल का हूँ। रेदर टॉल, अच्छा खासा लंबा हूँ। एंड आई हैव ब्लू आईज, और मेरे आंख कैसे हैं, नीले हैं। खाली स्थान लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे लॉन्ग ब्लैक हेयर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन काले बाल, या फिर लेकिन लंबे काले बाल, या फिर स्टिल मतलब अभी भी लंबे काले बाल, एंड और काले लंबे बाल, येट अब तक लंबे काले बाल। तो यहाँ पे और ना होगा, क्योंकि मैं अच्छा खासा लंबा हूं लिखा हुआ था, मेरे आंख नीले हैं और मेरे बाल कैसे हैं, काले हैं। तो यहाँ पे एंड सुटेबल है, तो यहाँ पे एंड पुट करेंगे, और कोई तो सुटेबल है ही नहीं, तो एंड। उसके बाद आई वेयर खाली स्थान क्लोथ एज आई टीच स्टूडेंट इन अ रिलैक्स एटमोस्फेयर। तो वहां पे आई वेयर, यहाँ पे खाली स्थान क्लोथ, तो क्लोथ कैसा पहनते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिली, मतलब बेवकूफ की तरह। कैजुअल मतलब जो हम लोग रोज कपड़ा पहनते हैं वो। स्टिफ मतलब थोड़ा कड़ा भारी टाइप का कपड़ा। फनी मतलब फनी टाइप का कपड़ा। तो यहाँ पे अधिकतर लोग कैजुअल पे टिक मार देते हैं, कैजुअल कपड़ा पहनता होगा, मगर कैजुअल कपड़ा कौन पहनता है। ऐसे कोई लड़का है, कोई जनरल रोड पे चल रहे हैं, घर में है, तो कैजुअल कपड़े पहनते हैं। मगर ये चूंकि टीचर है, पढ़ाते हैं, आई टीच स्टूडेंट्स इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर, और एक एटमोस्फेयर में, रिलैक्स एटमोस्फेयर में पढ़ाते हैं। तो चूंकि टीचर हैं और रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर में पढ़ाते हैं, इसका मतलब वो स्टिफ क्लोथ पहनते होंगे। यानी कि जैसे कि होता है ना कोट वगैरह पहनना, जो कि भारी भरकम कपड़ा होता है, थोड़ा कड़ा कपड़ा होता है, बंद कपड़ा होता है, इस टाइप का कपड़ा पहना जाता है। तो स्टिफ यहाँ पे सही है। स्टिफ, स्टिफ क्यों, सिली तो होगा नहीं, फनी भी होगा नहीं, फनी क्लोथ तो पहनेंगे नहीं टीचर है, तो सिली भी नहीं पहनेंगे। कैजुअल कपड़े तो घर में हम लोग पहनते हैं, तो वहां पे कैसे कपड़े पहनेंगे, स्टिफ क्लोथ, मतलब थोड़े कड़े अच्छे कपड़े, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर में ही पढ़ाना है। तो आपको केवल ये नहीं खाली स्थान देके यहाँ पे वियर था तो यहाँ पे जो मन वो भर दिए, बिल्कुल नहीं। आपको पूरा समझना होता है, आगे भी जहां तक फुल स्टॉप हो, और उसके अनुसार समझ कर एक सुटेबल वर्ड, जो सबसे अधिक सुटेबल है, वो भरना होता है। तो पैसेज में वाक्य कुछ समझना होता है, यहाँ पे केवल वर्ड नहीं पुट करना है, कोई ग्रामर केवल नहीं देखना है, समझना है, और उसके अनुसार एकदम सबसे परफेक्ट जो वर्ड सुटेबल होगा उसको पुट करना है। इस प्रकार मैंने आपको पूरा एक सिलेबस बतला दिया आपको एसएससी एमटीएस के इंग्लिश का। अब क्या करें आप, मैं जो भी वीडियोज आगे बनाऊंगा आप सब इसको रेगुलरली देखते जाएं, जिससे आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे उससे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।